प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है और इस 25 करोड़ की आबादी में जो टैक्स पेयर हैं उनकी तादाद तकरीबन 40 लाख है, या आप कह लीजिए कि 40 लाख के करीब लोग फाइलर हैं और बराह रास्त ये टैक्स नेट में शामिल हैं। अब जो अपनी टैक्स कलेक्शन का हदफ हर साल मुकर्रर करते हैं, कई सालों से हम उस हदफ को हासिल नहीं कर पा रहे। पिछले साल हमने 7400 अरब का टारगेट रखा और 7200 अरब इकट्ठा किया, लेकिन गनीमत रही कि चले हम करीब करीब तो गए। इस बार हमने 9415 अरब रुपए का यानी 9400 अरब रुपए का हदफ रखा है। अच्छी बात यह है कि पहले 2 साल में जो टारगेट है, पहले 2 महीने में जो टारगेट है वो हमने अचीव किया है। यानी पहले 2 महीने का जो टारगेट बनता है वो 1182 अरब बनता है और हमने 1207 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की ज़रूरत से अब भी ये बहुत कम है। अगर हम 9400 अरब का हदफ इकट्ठा कर भी लेते हैं तो पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान की शायद कैपेसिटी ज़्यादा है, दूसरा हमारी ज़रूरत भी ज़्यादा है। अब टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत बात होती है, बहुत तजावीज़ दी जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन तजावीज़ पे मुख्तलिफ कमीशन बने हैं माजी में। उन कमीशंस ने अपने 5 तरह का अब मुख्तलिफ तरह का अपना जो एजेंडा है वो दिया है। हाल ही में एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन ने भी अपना एक 5 निकाती प्रोग्राम जो है वो बना कर दिया, तो हम उस पर अमल दरामद नहीं कर पाते। बहुत सी तजावीज़ हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं उसमें FBR के रिफॉर्म्स कितना ज़रूरी हैं, आज के प्रोग्राम में से हम बात करेंगे। मेरे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हारून साहब, बहुत शुक्रिया, आपका खुशामदीद कहते हैं आपको। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुल्क की आमदनी में इजाफा कैसे हो सकता है? बड़ा सादा और बुनियादी सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी देखिए, ये मुल्क की जो आमदन है, जो हुकूमत के अखराजात में खर्च होती है हुकूमत को चलाने के लिए, उसके अंदर जो टैक्स रेवेन्यू है वो एक हिस्सा है। फिर हमारी नॉन टैक्स इनकम है, फिर हम कर्जों पे कर्जे लेते हैं, थोड़ी सी कोई इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। तो इस तरह मुल्क का साल चलता है। जो टैक्स की आप बात कर रहे हैं, यकीनन इसके ऊपर कंसर्न्स लेजिटिमेट हैं कि जी पाकिस्तान अपनी टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने की बजाय गिरती चली जा रही है, बाकी ममालिक आगे निकल गए हैं। इसकी अब 2-3 चीजें हमें देखने की है। पहले बात तो ये है कि टैक्स जो है वो एक साइड है सिक्के का। हम लोग अक्सर ये बात नहीं करते कि जो टैक्स कलेक्ट होता है वो लग कहां रहा है। सो हमें दोनों साइडों को बैलेंस करना चाहिए। हमें एक्सपेंडिचर को भी देखना चाहिए और टैक्स के इनफ्लो को भी देखना चाहिए। असद साहब, अब जो आपका जो सवाल आता है अहम इस सूरत हाल के अंदर कि ये मशीन रिफॉर्म क्यों नहीं होती, इसमें लाइटर टोन में अगर आपने कभी अंग्रेजों का प्रोग्राम यस मिनिस्टर देखा हो तो वो कहते हैं जब किसी काम को आगे ले जाना हो तो कमेटी बिठा दीजिए, जब ना करना हो तो कमीशन बना दें। देखिए, बात ये होती है कि इसको करने का हमें सीखना है लोगों ने कैसे किया है। लोगों ने ऐसे किया है कि इसको आपने हुकूमत की मशीन से अलहदा करके इंडिपेंडेंट बोर्ड्स को देके CEOs लगाए हैं मार्केट से लेके, जिनको ये काम आता है, और उनको टारगेट दिए हैं कि आपने कलेक्शन भी करनी है और आपने साथ साथ रिफॉर्म करना है। अगर आप उसी ब्यूरोक्रेसी से कहेंगे कि भाई तुम रिफॉर्म कर लो, जहां पे तुम्हारे पर्क्स भी कम हो जाएंगे, करप्शन भी कम हो जाएगी, लीकेजेस भी कम हो जाएंगे, तो मुझे नहीं समझ आता कि हम उसी के थ्रू रिफॉर्म कैसे कर पाएंगे। तो एक तो ये फंडामेंटल जो तरीके की बात है। ठीक, जहां तक टैक्स पेयर्स का ताल्लुक है उसका नंबर बहुत कम है। हर बंदे ने बात की है कि आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, हम नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा बर्डन जो है हम उसी पर सैलरीड क्लास पर डालते हैं जिन्होंने 200% ज्यादा टैक्स पे किया है बाकी बिजनेस के थ्रू। तो कुछ बहुत बड़ी डिस्टॉर्शंस हैं असद साहब। सर हारून साहब, ये जो हम बार बार कहते हैं कि जी FBR में रिफॉर्म्स की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये किस चीज की आप बात कर रहे होते हैं? कौन सी रिफॉर्म्स चाहिए FBR में जो हो ही नहीं पा रही हैं? जी, रिफॉर्म्स 2-3 तरह की हैं। एक रिफॉर्म तो है कि पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में, और वो पॉलिसी रिफॉर्म ये है कि टैक्स नेट को कैसे एक्सपेंड किया जाए, कैसे इक्विटेबल बनाया जाए, इनकम टैक्स को कैसे बढ़ाया जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे घटाया जाए।
ये एक पॉलिसी की रिफॉर्म है जो लेजिस्लेचर ने कवानीन बनाने हैं और उन्होंने उसको इंप्लीमेंट करना है। हम उसको नहीं करते और हम बड़े आसानी से, एक हमारे अभी जो टैक्स के एडवाइजर थे उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से नहीं कर पाते। मेरा डायरेक्ट सवाल है कि अगर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर सकते तो यू हैव नो प्लेस टू सिट देयर। देखे ना जी, आपका काम तो करना है। दूसरी रिफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव, कि हम इसको ऑटोमेशन कैसे कर पाएंगे, लोगों को हरास किए बगैर टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे। बड़ी फाइन लाइन है कि आपने बिजनेस को डिस्टर्ब भी नहीं करना है और इंसेंटिव भी देना है और अपने टारगेट्स भी पूरे करने हैं। वहां ट्रेनिंग की रिफॉर्म्स हैं, ऑटोमेशन की रिफॉर्म्स हैं, डेलीगेशन की रिफॉर्म्स हैं। इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कहते हैं। तीसरी रिफॉर्म है इदारे की ओवरऑल स्ट्रक्चर की रिफॉर्म, कि आया वो ब्यूरोक्रेसी उसको चला पा रही है, वहां पर स्किल्स हैं या नहीं है, या इस इदारे को ऑल टुगेदर बदल देना चाहिए ताकि जैसे मॉडर्न ममालिक करते हैं हम भी अपने आप को तब्दील करें। ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, लेकिन ये लोग करेंगे जब आप लोगों को डेलीगेट कर देंगे। ना सियासतदान कर पाएंगे, ना इसको ब्यूरोक्रेट कर पाएंगे। सही है। अच्छा हारून साहब, जो पहली टाइप आपने बताई है रिफॉर्म्स की, वो जो आपने कहा लेजिस्लेटर्स ने करना है, पॉलिटिशियंस ने करना है, पार्लियामेंट में ये काम होना है, तो इसमें रुकावट क्या आ जाती है? क्या आपके ख्याल में ये डूएबल नहीं है, विल की कमी आपको दिखाई देती है, या सियासी मसलहतें आड़े आ जाती हैं क्योंकि इसमें अनपॉपुलर डिसीजंस लेना पड़ते हैं, उससे वोट बैंक मुतासर हो सकता है? तो बुनियादी आपको रुकावट नजर क्या आती है इसमें? जिसमें दो रुकावटें हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक नहीं बेतहाशा रिपोर्ट्स में लिखा जा चुका है। पहली रुकावट तो यह है कि सियासतदानों को ओवरऑल इसको डीपली समझने की जरूरत है कि इशू क्या है। दूसरी रुकावट इसके अंदर यह बड़ी है कि जो एक क्रोनी अलायंस है कि जो तबकात या सेक्टर्स टैक्स नहीं देना पाते, हमारी आप कभी एग्जेम्पशंस की लिस्ट देखिए। आईएमएफ हर प्रोग्राम में कहता है कि जी प्लीज ये एग्जेम्पशंस को खत्म करें। ये जो हम एग्जेम्पशंस देते हैं और बहुत से सेक्टर्स को टैक्स पे छूट देते हैं, वो हमारी उनके साथ एक वेस्टेड इंटरेस्ट की अलायंस है सियासत के साथ, जो इसको करने नहीं देती। तीसरा एक वोट बैंक का कंस्टिट्यूएंसी का फैक्टर है कि एक पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो ट्रेडर हैं, एक पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के लोग हैं, एक पार्टी के सपोर्टर तनख्वाहदार हैं। हर बंदा अपने सपोर्टर को एक पेटनेज के माइंडसेट से देखता है कि मैंने उनको टैक्स की छूट देनी है ताकि मुझे कल को वोट मिल सके। जब तक वोट परफॉर्मेंस पे नहीं मिलेंगे और पेटनेज पे मिलते रहेंगे तो सियासत के लिए ये स्ट्रक्चरल चेंज लाना सब मुश्किल दिखाई देता है। हाँ साहब, आपने भी एक जुमला कहा, आपने कहा कि लोगों को हरास किए बगैर उनसे टैक्स कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, कारोबारी तबके की तरफ आपका इशारा है। इससे क्या मुराद है? लोग कैसे हरास हो जाते हैं? यानी जब आप टैक्स सिलेक्शन की बात करेंगे तो वो खुद ब खुद खौफजदा हो जाते हैं, या बाकायदा तौर पर आपको लगता है कि पॉलिसी में ऐसा सुकून मौजूद होता है कि जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं और पैसे ही रोक लेते हैं, कारोबारी बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं? देखिए, दो तरह के फियर है। पहला फियर तो डॉक्यूमेंटेशन का फियर है कि अगर हम डॉक्यूमेंट हो गए तो जो टैक्समैन है वो आके हमें हर तरह से तंग करेंगे, अंडरहैंड डील्स भी करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, हमें कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ेगा। बेहतर यह है कि हम अपना कारोबार इनफॉर्मल रखें ताकि हम नेट में ना आए। अब हमारी एक अजीबो-गरीब कैटेगरी है विच इज कॉल्ड नॉन फाइलर, कि जो नॉन फाइलर है उसके लिए हमने कुछ कहा इतने पैसे दे दो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इंसेंटिव सारा नॉन फाइलर की तरफ है, ना कि फाइलर की तरफ है। हमें इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है कि अगर आप टैक्स नेट में आते हैं तो आपको हरास कम किया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो हम ऑटोमेशन नहीं कर पा रहे, देखिए पूरी दुनिया के अंदर टैक्स, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, ह्यूमन टच होता ही नहीं है। यहां पर ये जो छापे मारे जाते हैं, चोरी भी है, मैं ये नहीं कहता कि चोरी नहीं है, लेकिन किसी अच्छे बिजनेसमैन को अननेसेसरली हरास करना वो मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से बिजनेसेस पीछे रहते हैं। 47, जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, मैंने देखा कि आम बिजनेसेस तकरीबन 47 तरह के टैक्स पे कर रहे थे, 47 टाइप्स।
और उसको भी डिफरेंट तरह से। तो हमने उसको क्लब करके, टैक्स तो हम नहीं चेंज कर सके, लेकिन एटलीस्ट मैंने उसको ये कर दिया था कि वो बजाय इसके कि 47 दफा पे करें, हमने उनको सिंगल डिजिट में ले आए थे कि ईओ बी का इस तरह क्लब कर दें, सेल्स को इस तरह क्लब कर दें, ताकि उनका एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो सके। अब ये कहीं से तो काम शुरू करना है, लेकिन फंडामेंटल चीज मैं फिर से ये अर्ज करूंगा, पॉलिसी रिफॉर्म्स बड़ी क्रिटिकल हैं। जब तक हम टैक्स पॉलिसी को ये वेस्टेड इंटरेस्ट से छुड़वाएंगे नहीं, जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हुकूमत इन इखराजात को बर्दाश्त हेल्थ और एजुकेशन टाइप या सोशल सेक्टर को नहीं कर पाएगी। सही है। हाँ साहब, IMF की तरफ से भी कहा गया, हमारे यहाँ भी जो मुख्तलिफ तरह के प्रपोजल्स आते हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करें और गरीबों को फैसिलिटेट करें। क्योंकि IMF ये कहता है कि जब हम बात करते हैं कि आप सब्सिडी विड्रॉ करें, तो हम ये नहीं कहते कि सबसे सब्सिडी विड्रॉ करें, हम कहते हैं कि जो अमीर तबका है उसको आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, पेट्रोल में हो या बिजली में हो या किसी भी और चीज़ में हो। तो आपके ख्याल में ये काम करना नामुमकिन है, मुश्किल है? इसमें भी अगेन अब मैं वही सवाल करूंगा कि रुकावट क्या है? क्या ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सकता कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाए और गरीबों को सब्सिडीज दे दी जाएं? क्योंकि बहरहाल महंगाई से जो तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है वो अनफॉर्चुनेटली वही तबका है जो ज़्यादा टैक्स भी दे रहा है। जी ऐसे सब इसमें भी वही बात है। अगर तो हम उन्हीं अमीरों को जो टैक्स डेट के अंदर हैं उन पे ही और टैक्स लगाते हैं, जो पहले इनडायरेक्ट भी दे रहे हैं डायरेक्ट भी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये एक लिहाज से नामुनासिब है, जब तक हम टैक्स नेट को बाकी अमीर जो एग्जेम्पशन लिए बैठे हैं उन तक नहीं लेकर जाते। देखें ना, इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि टारगेटेड सब्सिडी की बात सब इंटरनेशनल इदारे करते हैं कि आपकी जो 40% पॉपुलेशन जो डिजर्विंग है उसको आप सब्सिडी दीजिए। जैसे आपने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई हैं, सबके लिए यूनिफॉर्म ना बढ़ाइए। टारगेटेड सब्सिडीज को डिजाइन करना एक पूरी दुनिया में होता है, वो हमें भी डिजाइन करना चाहिए, लेकिन हम अक्रॉस द बोर्ड पास ऑन किए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव साइड ऑफ टैक्सेशन है उसकी तरफ देखने की जरूरत है। लेकिन जब तक हम नेट को एक्सपैंड नहीं करेंगे, इतनी लो जीडीपी ग्रोथ के अंदर एक ही जो आदमी शराफत से डॉक्यूमेंटेड है टैक्स दे रहा है, उस पर अगर बर्डन बढ़ाया जाएगा तो वो फेयर मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं होगा। आपने टैक्स नेट बढ़ाने की बात की हारून साहब, हमारा एक बड़ा ये, इस पर हम बहुत डिबेट करते हैं, लेकिन अभी भी हमने टारगेट रखा और बड़ी छलांग मारी। तो हमने कहा कि 10 लाख लोगों को इस साल हम और टैक्स नेट में लेकर आएंगे। कहाँ 25 करोड़ की आबादी, कहाँ हम 10 लाख को टारगेट कर रहे हैं। आई डोंट नो कि हम वो अचीव कर पाएंगे या नहीं। इसमें क्या मुश्किल है? आखिर लोगों को क्या पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती? और क्या ये मजबूरी है कि हम कहें कि अच्छा तुम अगर नॉन फाइलर हो, टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, तो ये जुर्माना अदा कर दो या इतना टैक्स ज़्यादा अदा कर दो, भले नॉन फाइलर रहो? ये पॉलिसी बनाना मजबूरी है क्या? देखिए, नॉन फाइलर का तो कारोबार फौरन बंद करना चाहिए। ये तो एक डिस्टॉर्शन है, इंसेंटिव है कि आप टैक्स ना दीजिए, थोड़े से पैसे दे दीजिए। ये प्ली बार्गेन की तरह है, क्योंकि हम आपको नहीं छुएंगे। देखिए, आप अगर इंडिया में देखिए, हमारे तकरीबन दिनों को 2.5 मिलियन लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं रफली, या 3 है शायद। इंडिया के अंदर अगर आप इंडिया हमारी पॉपुलेशन से आप समझें कि 10 गुना भी अगर बढ़ा है, वैसे तो 10 गुना नहीं है, तो वहां पर 68 मिलियन लोग टैक्स पे कर रहे हैं। सो 2.5 वर्सेस 68, अगर हम 10 गुना भी बढ़ा लें तो वहां 25 होने चाहिए थे। तो हमारी अगर पॉपुलेशन पर कैपिटा टैक्स जो है वहां 3 गुना ज्यादा कनेक्ट हो रहा है। तो मैं तो साउथ एशिया की इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि हमें सीखना चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं। तो इस वक्त सवाल ये है कि 10 लाख बढ़ाने का मसला एक मसला है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और ऑटोमेशन जो है वो फौरन से पेशतर होने की जरूरत है। जब तक हमें पता ही नहीं है डॉक्यूमेंटेड कि कौन क्या कमा रहा है, आप कैसे टैक्स कैलकुलेट? फिर यही होगा कि आप हिसाब किताब करेंगे, अच्छा भी इतना दे दो तो छोड़ देते हैं, इतना दे दो। सिमिलरली ऑटोमेशन जो है कि लोगों को ह्यूमन टच जितना कम होता है, ये एविडेंस है कि उतना ही मेल प्रैक्टिसेस और करप्शन नीचे जाती है। तो हमें इसके ऊपर टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, हमें मजीद इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हारून साहब, जो लोग टैक्स नेट में हैं भी, क्या शफाफियत के साथ वो टैक्स अदा कर रहे हैं या उनसे हासिल किया जा पा रहा है? अंडर इनवाइसिंग पाकिस्तान में एक कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 2 नंबरी का वैसे ही कल्चर मौजूद है। तो यहाँ पर भी अंडर इनवाइसिंग करके कम टैक्स देते हैं,
तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी तो हैं। अगर टैक्स नेट में ले भी आते हैं तो पूरा टैक्स कैसे लेंगे? जी, वहां देखें ना, ये तो एक पूरा नेटवर्क है कि आया अकाउंटेंट जो है वो सही बैलेंस शीट बना रहे हैं, आया सही इनकम डिक्लेयर की जा रही है, आया टैक्स की मशीनरी के लोगों में इतनी सलाहियत है कि नंबर्स को एनालाइज कर सकें कि कहां गड़बड़ हो रही है। हमें फोरेंसिक या हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन का तजर्बा है या हमने जर्नलिस्ट लगा दिए हैं। ये एक प्रोसेस है जिसकी तरफ जाने की जरूरत है। लेकिन जो आप बिल्कुल ठीक निशानदेही कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपनी इनकम नहीं दिखाते हैं, वो टैक्सेस कम देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट देखिए, इनकम टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्सेस, वो तो 33% है हमारी ओवरऑल टैक्सेशन जी। जो हमारा बाकी 67% है वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। आप कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, सर्विसेज पर है, तो वो तो हम सब पे कर रहे हैं। देखिए, ये बात नहीं है कि सब लोग टैक्स नेट में नहीं है, जो नहीं भी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पे कर रहे हैं जी, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पे कर रहे हैं। जरूरत इस समर की है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये है कि इनडायरेक्ट को घटाया जाए और इनकम और जो आपकी प्रॉपर्टीज और दूसरे टैक्सेस एंड डायरेक्ट, उसकी तरफ जाया जाए। मैं फिर से अर्ज करता चलूं कि जब तक हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर एफबीआर का ब्यूरोक्रेसी से चेंज करके प्रोफेशनल्स को हैंड्स ऑफ नहीं दे पाएंगे, रिफॉर्म, मैंने बहुत खुद भी कोशिश की, वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी की, गवर्नमेंट के अंदर, ये कैबिनेट के अंदर और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कहने की कोशिश की, लेकिन जब तक हम उन्हीं लोगों को देंगे कि आप अपने आप को ठीक कर लें या बदल लें, मैंने दुनिया में कभी इस तरह रिफॉर्म नहीं होते देखी। सही, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत सी तजावीज़ हारून साहब ने दी हैं, बहुत सी तजावीज़ पहले से मौजूद हैं, सिर्फ उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शब्बर जैदी साहब से इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। वो चेयरमैन रह चुके हैं एफबीआर के, बहुत सा उनके पास भी कहने को है, उनसे जानते हैं कि वो क्या तजावीज़ रखते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सैयद शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन एफबीआर। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, ये बताइए कि बहुत कोशिश करके भी हम सिर्फ 40 लाख लोगों को टैक्स नेट में ला पाए हैं। आखिर इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने में किन मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है और मुसलसल नाकामी क्यों है? बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई, आपने भी कोशिशें की और लोग भी कोशिशें कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारी इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रही? देखिए, बात ये कि पूरा जो पाकिस्तान का बुनियादी जो कि बड़ा सेक्टर है, जो कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो होलसेलर, ट्रेडर और छोटा मैन्युफैक्चरर है। और ये तीनों जो तबके हैं, ये पाकिस्तान में एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और ये पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट को भी डॉक्यूमेंटेशन को कामयाब नहीं होने देते। और जब तक आप इन बाज़ारों के अंदर से ये 50-60 लाख इन लोगों को और इसका पूरा नेटवर्क को ब्रेक नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान में इस नंबर ऑफ टैक्स पेयर को नहीं बढ़ा सकते। आपको दुकानों को रजिस्टर करके और टैक्स करना पड़ेगा। मैंने यही कोशिश की थी और मैं लेकर आया था शराफती कार्ड का रेफरेंस लेकर आया था, मगर वो नहीं हुआ। मगर ये बातें बार बार दफा हो चुकी है, इसका बात करने का फायदा नहीं है। अभी ये 500 मरतबा हम कर चुके हैं पहले ही। सही है, मैं बिल्कुल सही है शब्बर साहब, लेकिन हम ज़रा एफबीआर के रिफॉर्म्स को देखना चाह रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और हम देखना चाह रहे हैं कि आखिर बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। मेरी बात सुनिए, ये बार बार आप लफ्ज़ रिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं ना, बेकार की बात है। रिफॉर्म कोई चीज़ नहीं होती। आपको ये हम 500 मरतबा ये लफ्ज़ रिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इस पर पर्टिकुलर बात करनी है तो आप एग्जैक्टली सवाल करेंगे मुझसे, आप क्या सवाल करना चाहते हैं, वो मेरे लिए बेहतर होगा। चले ये रिफॉर्म के लफ्ज़ को ही पहले एक्सप्लेन कर दें शब्बर जैद साहब कि रिफॉर्म से मुराद क्या है? नहीं, मैंने कहा ना, रिफॉर्म तो होती है ना, कोई चीज़ चल रही हो
ये तो रिफॉर्म क्या, मतलब आपका सिस्टम चल ही नहीं रहा तो आप क्या रिफॉर्म करेंगे? एक इदारा जो है, मतलब आप इदारे को थोड़ी कर सकते, पहले आप जिन लोगों को टैक्स करना है उनको ठीक करेंगे ना जी। जब आप बाजार में दाखिल ही नहीं हो सकते तो क्या आप टैक्स वाले, अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या करेगा वो? पहले तो आप बाजारों में जाके इजाजत देना कि बाजारों का मतलब ये तो बताए ना कि कितनी दुकानें हैं, टैक्स तो बाद में लगेगा उनके ऊपर। आपको तो ये भी नहीं पता दुकानें कितनी हैं सर। और ये टास्क जो है ये पूरा करने में क्या मुश्किल पेश आती है जब आप दुकानों को काउंट करने जाते हैं या आप उनको आप बताए ना जी। नहीं तो आप पूछे, आप ऐसे बात करें सर, आप मासूम है, आपको पता ही नहीं है क्या मुश्किल आती है। आप अंजुमन ताजरान की हड़ताल हो जाती है, दुकानें बंद जाती है, बाजार बातें, कोई गवर्नमेंट के सामने खड़ी होना नहीं चाहती, तो इसमें ऐसी ये तो मतलब ये बात तो क्या हम इसको नामुमकिन समझ लें फिर? जी, क्या हम इसे नामुमकिन समझ लें कि अगर हम इन लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, होलसेलर्स को, दुकानदारों को, तो ये नामुमकिन है, ये नहीं हो पाएगा? आप मेरी बात सुनो जी यार, मेरी एक बात सुनिए, आप दुकानें 6 बजे बंद तो करा नहीं सकते, आप टैक्स क्या लेंगे उनसे यार? आप क्या बातें कर रहे हैं कि दुकानें आप उनको 6 बजे बंद कराने की आपने हर गवर्नमेंट ने कोशिश कर ली, करा सके बंद? नहीं करा सके ना। पहले एक्सेप्ट करें, या रियासत अगर चाहती है तो वापस आए और सीधा करें इनको। ये कहना कि एफबीआर में रिफॉर्म कर दें, एफबीआर वाले बड़े करप्ट हैं इसलिए नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। कि मैं बड़ा अरसे से सुनता रहा हूँ, सारी जिंदगी मैंने यही डील किया है कि एफबीआर नहीं करता, अफसरान बड़े करप्ट हैं, ये होता है वो। मैं नहीं कह रहा कि अफसरान करप्ट नहीं है यार, वो तो बात की बात है ना, उनको तो बाद में सही करेंगे। पहले ये तो पता लगे ना कि हमें करना क्या है। आप मुझे कोई किसी एफबीआर वाला, कोई स्टेट डिपार्टमेंट वाला कोई अंदर जाके दिखाए ना, बिजली वाले जाके दिखाए ना बिजलियां काट रहे हैं, अब जाए देखें, पता क्या लगेगा। किसी काटे ना किसी बाजार की बिजली, फिर मैं देखता हूँ कैसे ये रहते हैं। तो आपने सर दुकानें बंद करने की बात की, यहाँ पर तो पॉलिटिकल कंसेंसस ही डेवलप नहीं होता। एक सुबह ये कोशिश करता है कि चले फैसला करता है, तो दूसरा सुबह मानता नहीं है, तो क्या पॉलिटिकल बिल नहीं है? मेरा यही तो कहना है कि पॉलिटिकल कंसेंसस जब दुकान बंद कराने पे नहीं हो सका तो टैक्स लेने पे कैसे होगा भाई, ये कह रहा हूं मैं। तो सर फिर इसका मतलब यह है कि क्या हम ज़हनी तौर पर कबूल कर लें कि ये निज़ाम ऐसे चलता रहेगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सियासी लोगों के बस की बात नहीं रही, मतलब फिर तो ये मतलब हुआ इसका। नहीं, सियासी लोगों की हैसियत क्या है बेचारों की यार, वो तो खुद ही उनमें से आधे दुकानदार हैं, वो तो सब इनके चंदा लेते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, इनके साथ बैठते हैं। आधे में तो खुद दुकानदार हैं, खुद ये सारे यही काम करते हैं, तो वो तो कभी नहीं करेंगे और डरते भी हैं। सर ये अभी आप जाएं जी, अभी आप अनारकली बाजार के सामने, राजा बाजार के सामने तीन जीपें खड़ी करें पुलिस, और उन्हें कहे कि सबको रजिस्टर करते जाओ, तो देखिए मैं देखता हूँ कौन नहीं रजिस्टर होता। सही है सर। ये कहना कि जी आ जाए टैक्स पे रिफॉर्म कर दे, रिफॉर्म कर ले, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये रिफॉर्म्स तो बात की बात है ना। पहले आप किन लोगों के लिए रिफॉर्म्स आनी है, उनको टैक्स नेट में लाएं तो सही। ये जो लोग पहले से टैक्स नेट में उन्हीं पर बोझ डालते चले जा रहे हैं। सर मुझे आप ये बता दो, भी बात कर रहे हो, मुझे ये बता दो एक प्रोग्राम कल फिर दोबारा कर लेना, किसी बंदे से आप लोग मीडिया में बैठे हो, मुझे ये बता दो कि राजा बाजार में दुकानें कितनी है, सिर्फ नंबर बता दो बस। ये जाहिर है कि किसी को मालूम नहीं। तो बड़ी चीज है, चलो वो तो फिर कच्चा बाजार है। लिबर्टी में कितनी दुकान है ये बता दो। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो शहबाज साहब चलें, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो हम 9,415 अरब का हदफ मुकर्रर करते हैं, अगरचे हमारी ज़रूरत इससे ज़ायद की है, हम जिन लोगों जो टैक्स नेट में हैं उसी पर जो है वो इजाफी बोझ डालते रहते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो उसको कम करने और डायरेक्ट टैक्सेस की हम कोशिश। मेरी एक बात जी देखो, मेरी एक बात सुनो। हम वो लोग हैं जो शराफत की बात समझते नहीं है, ठीक है। हम 85 साल से ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में गरीब आदमी टैक्स देता है, अमीर आदमी नहीं देता, हमें समझ नहीं आई, ठीक है। आज कल IMF की चीफ ने ये बात कह दी, आप सब ने हेडलाइन लगा दी, और अब हम शायद कर भी लें, क्योंकि गोरा कह रहा है और वो भी गोरी भी औरत कह रही है, शायद हम मान लें। सर ये तो पहले भी उन्होंने कहा, और पिछली जो हुकूमत अभी आई थी PDM की हुकूमत, मेरी बात सुन, अबुल कलाम आजाद ने यही कहा था ना 47 में अबुल कलाम आजाद ने यही बात कही थी ना कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, जो इन लोगों में जा रहे हैं जो ट्राइबल्स हैं। हाँ
सही है। अच्छा शबीर साहब, आप जो अभी आप फरमा रहे थे कि मुझे बात को हाँ करें मैं जब अपने दफ्तर से आ रहा होता हूँ, सुन लें, दफ्तर से आ रहा होता हूँ टैक्स पे करके, एक 1200 सीसी गाड़ी में मेरे आगे एक ट्विन कैम जारी होती है जिसके अंदर एक आदमी की काली शीशा लगा होता है और पीछे 6 सिक्योरिटी गार्ड लाइव आर्म लेके बैठे होते हैं। सही है। ये कौन से मुल्क में होता है? ये है ना, आप भी जाते हैं, काले शीशे होते हैं, कौन चला रहा होता है? पीछे 8 आदमी जिन्होंने कभी कराची में कदम नहीं रखा होता, वो लाइव आर्म लेके पीछे बैठे होते हैं, ट्विन कैम आगे जारी होती है। मैं एक बेवकूफ सा जाहिल सा टैक्स पेयर 1300 गाड़ी में जा रहा होता हूँ उस डिफेंस की सड़क पर। तो ये कोई माशरा है जिसमें माशरे में टैक्स की बात कर रहे हैं आप, ये चीजों की बात कर रहे हैं? ये बात पे बाद में बात करेंगे, पहले इन को तो सेट से निकालें। सही है। शबीर साहब, आपने अभी हवाला दिया कि IMF ने हमें कहा है कि अमीरों से टैक्स ज़्यादा लें और गरीबों को सब्सिडी दें। ये जब पिछली हुकूमत के सामने भी ये तजवीज़ आई थी तो उन्होंने इस पर एक प्रपोजल तैयार भी किया कि हम पेट्रोल पे 350 रुपये का अमीरों को बेचेंगे, गरीबों को 200 रुपये का बेचेंगे, लेकिन हर बाद में अंदाजा हुआ कि अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं है। क्या इस तजवीज़ पर अमल करना मुमकिन है पाकिस्तान में? मेरी बात सुने, पहले आपने कहा ना ये तजवीज़ नहीं है, ये डायरेक्शन है, ये तजवीज़ थोड़ी कह रही है। कोई कहेगा ना कि गरीबों से ज्यादा लें और अमीर से कम लें, वो तजवीज़ थोड़ी दे रही है। वो ये बता रही है कि तुम गरीबों से लेते हो, अमीरों से नहीं लेते, वो ये कह रही है। वो ये थोड़ी कह रही है, कोई तजवीज़ थोड़ी दे रही है। वो कोई नई तजवीज़ नहीं दे रही, वो कोई आयत नहीं पढ़ रही आपके लिए। सही है। तो सर, अगर हम इसको चलें, इस बड़े फलसफे को सिर्फ पेट्रोल की हद तक ही नाफिज करने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं हो पाता और नहीं हो पाया। तो ये पाकिस्तान जैसी ट्राइबल सोसाइटी में, जो आप कह रहे हैं ट्राइबल सोसाइटी, इस पे कैसे इंप्लीमेंटेशन इसकी होगी? ट्राइबल सोसाइटी को पहले सिविलाइज बनाएंगे ना, पहले ट्राइबल सोसाइटी को सिविलाइज बनाएंगे, ये सड़क पे से गाड़ियां बंद होंगी ना आहिस्ता आहिस्ता। ये जो ट्राइबल सोसाइटी चल रही है, जो ट्विन कैम में फिर रहे हैं, पहले गाड़ियां बैन करें ना, आहिस्ता आहिस्ता बैन कराएंगे, जिसमें आधे आदमी 80% आदमी बगैर टैक्स के, बगैर रजिस्ट्रेशन के फिर रहे हैं। वो क्या है? पाकिस्तान में कितनी गाड़ियां हैं जो काले शीशे की हैं, या कितनी गाड़ियां हैं जिनमें नंबर प्लेट नहीं है? तो वो क्या टैक्स देके ली गई हैं? ये बताओ ना, ये क्या बातें कर रहे हैं हम लोग कि जी ये आएगा। एक ट्राइबल सोसाइटी को, एक अनसिविलाइज सोसाइटी को, जिसको होस्टेज बनाया हुआ है लोगों ने, तो उसको क्या होगा? यही होगा ना। आए और बताएं कि ये गलती, हमने बताया ना गलती है। मैंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बताया ना कि कौन कौन से एरिया में प्रॉब्लम है। आ जाए, शुरू हो जाते हैं, हम भी कल से शुरू होते हैं। और उन्होंने किया है काम, मैं क्रेडिट देता हूँ उन लोगों को। उन्होंने स्मगलिंग पे हाथ डाला है, फर्क पड़ा है। अफगान ट्रांजिट पे हाथ डाला है, फर्क पड़ा है। इसमें कोई ये जो है आपने कहा, बार बात बिल्कुल ठीक है जी जी जी, सही है, बिल्कुल ठीक है। कुछ चीज़ें तो ऐसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रिटॉरिक हो गया है इस तरह से कि हम एक ही चीज़ बार बार दोहराए जाते हैं, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब दुकानदारों को टैक्स नेट में हम लाने की कोशिश करते हैं, उनके पास ये जस्टिफिकेशन होती है, वो कहते हैं अगर हम डॉक्यूमेंट हो गए तो फिर हमारे यहाँ वो अंडर हैंड डील करने वाले आ जाएंगे, फिर वो हमें हरास करते हैं, फिर वो हमें परेशान करते हैं, फिर हम जो है वो कारोबार नहीं कर सकते। बहुत सारा रास्ता खुल जाता है उन FBR में बैठे हुए करप्ट लोगों के लिए, उनकी ये जस्टिफिकेशन। ये तो चिकन एंड एग वाली बात है ना, कि अंडा पहले आएगा या मुर्गी पहले आएगी, कि जी हम इसलिए नहीं देना चाहते कि वो हमें तंग करते हैं, ठीक है ना, यही बात है ना। तो फिर 45 पे क्या रास्ता है? तो मैं फरिश्ते कहां से लाऊं 20,000? मुझे फरिश्ते चाहिए ना। वो तो कह रहे हैं मुझे फरिश्ते ला के दें, वो तो ये कह रहे हैं ना कि FBR में 23,000 फरिश्ते ले आए। तो मैं फरिश्ते कहां से लाऊं? मैंने जब मैं गया था, सुने मेरी बात, वो कह रहे हैं जब मैं गया था, उन्होंने हड़ताल किस बुनियाद पे की थी? मैंने कहा था कि जो आपके पास कोई चीज खरीदने आए ज्वेलर के पास, और अगर वो 50,000 की ज्वेलरी खरीदे तो आप उससे पूछ लीजिए भाई तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड क्या है, तो पता तो लगे वो पैसे कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा जी ये हमें कबूल नहीं है। क्यों? मतलब बताएं, इसमें कौन सी हैरेसमेंट थी? इसमें कौन सा टैक्स ऑफिसर आया था दरमियान में? ये जो बात कर रहे हैं ना कि वो हमें तंग करते हैं, ये सब गलत बातें हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आप नहीं समझे कि वो टैक्स में नहीं है, उनमें से 80% के पास टैक्स है, वो NTN होल्डर हैं जी। उन्होंने NTN लेके जाली रखे हुए हैं, दुकान कहीं और है, NTN कहीं और है, वो जो दिल चाहे टैक्स जमा कर देते हैं। हाँ। आप जाएं और जेवर स्ट्रीट पर या तारिक रोड की ज्वेलर की दुकान पे चले जाएं और उससे पूछें ज्वेलर को कि तुम्हारा मैक्सिमम टैक्स क्या है जी, वो 250 की रसीद दिखा देगा। बिल्कुल सही है। लेकिन सर इसका फिर ये जी
ये तो एक और परेशानी की बात है ना कि ये जो 40 लाख टैक्स पेयर हैं उसमें ज्यादातर लोग तो फिर इसी तरह के जाली हुए, यानी कि वो भी असल टैक्स नहीं दे रहे होंगे। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि फिर इसका मतलब है कि अगर ज्यादातर लोग ऐसे टैक्स नेट में हैं तो फिर ये भी उन्हीं 40 लाख में काउंट तो होते हैं ना, तो इसका मतलब है जो 40 लाख टैक्स पेयर हैं या टैक्स नेट में शामिल हैं वो भी एक्चुअल टैक्स नहीं दे रहे। वो तो सही है, मैं ये कह रहा हूं कि ये निजाम ऐसे चलेगा नहीं, ये दुकान अब चलने वाली नहीं है। बिल्कुल सही है शबर जाहिद साहब, मैं कह रहा हूँ शर्म की बात है, हम लोग इंग्लैंड के एजुकेटेड लोग हैं और हम रोमानिया वालों से डिक्टेशन ले रहे होते हैं। वो रोमानिया की बड़ी लिखी है वो बेचारी खातून, वो हमें समझा रही है कि टेस्ट कैसे ले लिया जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया शबर जाहिद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शबर जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने तजर्बात की रोशनी में बता रहे थे कि लोगों को टैक्स नेट में लाना कितना मुश्किल काम हो गया है और वो समझते हैं कि इसको महज ताकत और ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़ोर पर या जो है वो सख्त तरीके से कानून नाफिज करके ही बहरहाल लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सकता है, वरना लोग हड़ताल पर चले जाते हैं, माफियाज बन चुके हैं और आम पॉलिटिकल तरीके से या आम प्रैक्टिसेस के तरीके से जो पहले से प्रैक्टिस चल रही है उस तरह से इस मसले को हल नहीं किया जा सकता। अभी तक जो तजावीज़ हमारे सामने आई हैं टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से, चाहे वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की शक्ल में आई हों, चाहे वो मुख्तलिफ इदारों की ने दी हों, चाहे वो इकोनॉमिस्ट ने दी हों, या चाहे आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने डिस्कस की दी हों, उसका खुलासा कुछ यूँ बनता है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए मुल्क की आमदन को कैसे बढ़ाया जा सकता है और टैक्स को कैसे में इजाफा किया जा सकता है। टैक्स का दायरा बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स निज़ाम में लाकर मुल्क की आमदन में इजाफा किया जा सकता है, यह हमेशा से तजवीज़ रही है। दूसरा, कम टैक्स या टैक्स ना देने वाले शोबाजात की निशानदही करके उन्हें टैक्स नेट में लाकर मुल्क की आमदन बढ़ाई जा सकती है, यह भी हम हमेशा सुनते आए हैं। अमीर अफराद से उनकी दौलत के हजम के मुताबिक टैक्स इकट्ठा करके आमदन बढ़ाई जा सकती है। फिर स्मगल शुदा एशिया के खिलाफ क्रैकडाउन करके टैक्सेस में इजाफा किया जा सकता है, जैसा कि आजकल हो रहा है। अंडर इन्वाइसिंग का खात्मा करके सेल्स टैक्स में इजाफा किया जा सकता है, जैसा कि अभी शबर जैदी साहब कह रहे थे कि एक शख्स का ओरिजिनल टैक्स कुछ और बनता है लेकिन वो जाली एंटियन भर के और असल में कुछ और दिखाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ अदालतों में अनगिनत टैक्स केसेस इल्तवा का शिकार हैं, इन केसेस को जल्द निपटा कर आमदन को बढ़ाया जा सकता है, यह भी एक तजवीज़ है। दिसंबर 2022 में पीडीएम हुकूमत ने रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन तश्कील दिया था, जिसने टैक्स के शोबे में जो इस्लाहात तजवीज़ की थी वो आपके सामने रख देते हैं। 5 तजावीज़ दी गई थी। नंबर 1, टैक्स इस्लाहात कमीशन ने दौलतमंद अफराद के मुनाफों पर एडवांस टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी। लिस्टेड कंपनियों के मुनाफे पर 5%, नॉन लिस्टेड कंपनियों के मुनाफे पर 7.5% एडवांस टैक्स लगाया जाए, ये तजवीज़ दी गई थी। यह भी तजवीज़ थी कि पाकिस्तान में मनकूला और गैर मनकूला जायदाद पर असासा टैक्स लगाया जाए। फिर यह तजवीज़ भी कमीशन ने दी थी कि होलसेल डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर टैक्स की शरह को आसान बनाया जाए। और कमीशन ने यह भी कहा था कि कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 8% की जाए। तो ये तजावीज़ मुख्तलिफ मौक़े पर, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ फोरम्स पर, मुख्तलिफ कमीशंस के ज़रिए हम तक पहुँचती रही हैं। इनमें से कुछ आज हमने दोहराई भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो माहिर मुआशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके सामने हम कुछ चीज़ें रखते हैं और जानते हैं कि वो इन हालात में क्या हल तजवीज़ कर रहे हैं कि FBR में रिफॉर्म्स या फिर पाकिस्तान की आमदन को बढ़ाने के लिए क्या तरीके अख्तियार किए जा सकते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े मायूस लगते हैं। वो कह रहे हैं हर तरह का हरबा हमने इख्तियार करके देख लिया, यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं या होल्ड सेल मार्केट के लोग हैं वो सारे माफियाज बने हुए हैं और टैक्स रिफॉर्म्स लाना आसान नहीं रह गया, इसके लिए बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। तो आप डॉक्टर साहब क्या देखते हैं, ये हम टैक्स रिफॉर्म्स की भी बहुत बात करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि जी बहुत कम लोग टैक्स नेट में शामिल हैं, टैक्स नेट का दायरा बढ़ाया नहीं जा रहा, तो ये तो हमें बात करते हुए जो है वो दिहाइयाँ गुजर गई हैं। आखिर ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, एक तो हमें कौम को ये बताना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का फेडरल बजट है
वो इतना ब्रोकन है कि जब हम अपना सिर्फ जो टोटल टैक्स में पैसे रिसीव करेंगे और वो दे देंगे प्रोविंसेस को जो उनका शेयर है, तो जो हमारे पास पैसे बचेंगे उसमें हम अगर अपना डेट और मार्कअप देने जाएं सिर्फ, जो 7,303 अरब इस वक्त मिनिमम पे है, इससे ज़्यादा होगा, तो हमें उसके लिए भी 324 अरब रुपए बोरो करने पड़ेंगे टू मेक दैट पेमेंट। अब यहाँ से बजट शुरू होता है और आगे चलता है। अब इसको अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि ये तो फिर बहुत ही सीवियर बजट का इशू है, क्योंकि यही इशू बजट का खसारा क्रिएट करता है। अब बजट का खसारा क्या है? पाकिस्तान पिछले अगर आप 10 साल से देखें तो एक बजट का खसारा किए जा रहा है जिससे हमारा डेट बढ़ रहा है। अगर मैं 5 साल का खसारा देखूं तो वो एवरेज 8% ऑफ जीडीपी है। पाकिस्तान ने अपना FRDLA जो हमारा लॉ है उसमें हमने ये लिखा कि हम बजट के खसारे को 3.5% पे रखेंगे, तो हम 8% कर रहे हैं। अब इसके दो जुज़ हैं, एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म और एक है हमारा टैक्स टू जीडीपी रिफॉर्म। इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि ये पाकिस्तान का FPR का 9% है इस वक्त। ये पिछले 10 साल से 9% पे ही है और ये हर कोशिश के बावजूद हम तब्दील नहीं कर सके। तो अगर आज हमने गुफ्तगू अब फॉरवर्ड लुकिंग करनी हो कि वाकई हम कहें कि नहीं हम इसको आगे तब्दील करना चाहते हैं, बिकॉज डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम फॉरेन बोरोइंग और मल्टीलैटरल्स की बोरोइंग और IMF से निकल सकते हैं। पहले तो ये तय कर लीजिए बजट कितना ब्रोकन है, आपके सामने है। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म भी करना है, हम अगली नशिस्त में उस पर गुफ्तगू कर लेंगे। सो अगर आप FPR का रिफॉर्म लेके चलें तो पहली तो ये चीज़ है, मैं बड़ा सादा सा इंसान हूँ, सो सादी सी चीज़ें रखूंगा। आप एक तो ये फैसला कीजिए ना कि जो भी FPR का चेयरपर्सन होगा वो 3 साल या 5 साल के टेन्योर पे आएगा। आप मुझे खुद बता दीजिए, ये तो एक आम फहम बात है ना कि पिछले 5 साल में आपने कितने FPR के जो चेयरपर्सन हैं वो तब्दील किए हैं। अगर आप यही करते जाएंगे तो मुझे लाकर आप मौका तो देना कि पहले मैं कुछ पहले साल में टीम बनाऊं, अगले साल में रिफॉर्म शुरू करूं, तीसरे साल में उसके नताइज लाऊं, चौथे साल में उसको पुश करूं। पर इससे पहले कि आप FPR के चेयरपर्सन को चूज करें, मेरे ख्याल में वो FPR की टीम में से ही होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट हो, द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन अमंग द टॉप 15 या 20 आप पिक करें। वो खातून या वो हजरत जो है FPR को अगले 3 से 5 साल चलाएं। आप टेन्योर पोस्टिंग ही करते हैं ना, जहां पे भी करते हैं, सो व्हाई नॉट इन FPR। फिर उसको कहिए कि वो अपनी टीम बनाए एंड लेट हिम और हर मेक दैट टीम। आई थिंक दिस पहला रिफॉर्म है। दूसरी बात यह कि ये तय कर लें कि ये रिफॉर्म जो है इनवर्ड होगा, होम ग्रोन होगा, हमारी स्टोरी होगी। हमने बहुत से रिफॉर्म किए हैं, आज ऑनेस्टली कह देना चाहिए ना, कितने रिफॉर्म मल्टीलैटरल्स कर चुकी हैं, कितने प्रोग्राम्स आप चला चुके हैं, कितने पैसे आप ले चुके हैं इस बात पे। पर टैक्स टू GDP रेशो 9% ही है, बल्कि 8.5 पे गिरता भी है। मैं जब अभी डेटा देख रहा था। अब जब आपने ये तय कर लिया कि आपने एक 3 से 5 साल आप चेयरपर्सन ले आए हैं, तो आपने क्या करना है? आपने उससे ये तय करना है कि एट द एंड ऑफ द 3 और 5 ईयर टेन्योर पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो FPR के लिहाज से वो 12% पे जाएगा। ये मैं क्यों कहता हूँ? बिकॉज एक बहुत बड़ा टैक्स गैप है, ये स्टडीज ने शो किया है। यानी कि जो टैक्स इस वक्त लगा हुआ है उसको अगर हम आज कलेक्ट कर दें इस साल में इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग को ठीक करके, तो आई थिंक हम 12,000 पे होंगे इस साल, जो हम 9,400 कलेक्ट करने जा रहे हैं। सो ये सबसे पहले आपने उसके साथ ये सारे अहदाफ जो हैं वो तय कर लेने हैं कि हम कैसे इसको लेके चलेंगे। इस वक्त सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, GST में और इनकम टैक्स में ये सब आपके सामने है। अगर इसमें नेशनल टैक्स देखें, जिसमें एक नेशनल टैक्स गैप की स्टडी एग्जिस्ट करती है, तो वो 50% का है। सो ये उसके सामने रखे। अगर ये बात आप तय कर लें, और अभी मैं प्रोविंसेस के लेवल पे जा ही नहीं रहा, तो फिर आप उससे तय करें कि उसका क्या, उसको कोई मौका दें 2 से 3 महीने के, वो बनाए कि 2 एरियाज में क्या करना चाहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या होने हैं FPR में, ये पहला जुज होगा। पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या होने हैं FPR में, ये दूसरा जुज होगा। डेटा बेसिस क्या बननी है, कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होनी है, पाकिस्तान के रिस्क बेस्ड ऑडिट्स कैसे होने हैं, पाकिस्तान की मॉनिटरिंग कैसे इंप्रूव करनी है, इंटरनल ऑडिट्स कैसे ठीक होने हैं। अब आप देखिए, मैं बहुत सी चीजें आपके सामने रखी जा रहा हूं। फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग लोगों के लिए आसान कैसे होनी है। जो 3 मेजर सेक्टर्स हैं आपके, रिटेल,
एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ठीक है, वो प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, पर उस पर बहुत सा काम हो सकता है। रिटेल एंड होलसेल, इनको सेगमेंट करके कैसे टैक्स करना है ताकि हम इनको प्रॉपरली, हर एक सेगमेंट बनेगा। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स का, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का क्या सेगमेंटेशन होनी है। पाकिस्तान पे अभी एक टडाट हुआ है। टडाट इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल। ये आईएमएफ ने रन किया है पाकिस्तान पे, उसका रिजल्ट सामने पड़ा हुआ है, जिसमें इंटेग्रिटी की, रिस्क की, अकाउंटेबिलिटी की, ये सारी जो जिसे कहेंगे ना एक जाल, वो बना हुआ है। आपने ये सब चीजें उसके साथ तय करनी है। दूसरी अपॉइंटमेंट आपने करनी है प्राल में। प्राल हमारी पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन की कंपनी है, उसमें आपने एक टेक हाई टैक्स का बंदा लाना है या खातून लानी है, जिसने आके पाकिस्तान के टैक्स के जो निजाम है उसको डिजिटाइज करना है और ऑटोमेट करना है। सही ये सर, ये तो बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। ये तो आपने इदारे के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो या पॉलिसी रिफॉर्म्स हो, उसकी तो आपने बड़ा ज़बरदस्त नक्शा खींचा, लेकिन बात आकर फंस जाती है इम्प्लीमेंटेशन पे। जब आप इसको लेकर जाएंगे होलसेल डीलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास या रिटेलर्स के पास, तो वो आप कितना ही अच्छा निज़ाम बनाना है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं भाई आप जहाँ जाकर इम्प्लीमेंट करना करें, हम इस ज़मीन पर नहीं रहते, हमें ना छेड़ें आप। तो इम्प्लीमेंटेशन के तो सबसे बड़ा मसला तो इम्प्लीमेंटेशन का है, और ये लोग टैक्स नेट में किसी तरह आने के लिए तैयार नहीं है। ये हड़ताल पे चले जाएंगे, ये ब्लैकमेल करेंगे, ये काम रोक देंगे, ये जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे, लेकिन अपना शनाख्ती कार्ड नहीं देंगे। तो उसके लिए बताइए कि क्या करें। जबरदस्त बात आपने सामने रखी है। जब आप एफपीआर की टीम आएंगे, इसको एक टेन्योर की सिक्योरिटी होगी 3 से 5 साल के लिए। एक तो वो घबराएगी नहीं किसी पॉलिटिकल प्रेशर में कि वो ये ऐसे लोगों पे जो कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से शायद टैक्स नेट में नहीं है या फुल कंप्लाइंस में नहीं है। सो जो पॉलिसी है वो क्लियर होगी, जो पर्सनल है आपने सेट कर दिया होगा, अब प्रोसेसेस सेट होना शुरू होंगे। आप उनको प्री पॉपुलेटेड टैक्स फॉर्म भेज देंगे। इसका मतलब यह है कि उस इंसान ने जब इतनी दफ़ा ट्रैवल किया है पाकिस्तान से बाहर, उस इंसान ने ये गाड़ी रखी हुई है, उस इंसान के ये बैंक अकाउंट है, ये जो प्री पॉपुलेटेड टैक्स रिटर्न होता है ना, इस पे या तो आप मान जाएंगे असद साहब कि आपका यही खर्चा और यही एक्सपेंसेस है और यही टैक्स बनता है, या आप आके मुझे कहेंगे एफपीआर में कि यार ये ठीक नहीं है, आप बताइए इसको क्या करना है। यहाँ टेक्नोलॉजी विल प्ले अ ग्रेट रोल, क्योंकि हम डेटा माइनिंग शायद कर नहीं पा रहे। ऑफ कोर्स सिस्टम्स जिसको हम पॉस कहते हैं, जैसे शनाख्ती कार्ड की आइडेंटिफिकेशन है, ये साथ साथ चलेगा। पर आपकी बात दुरुस्त है, इसलिए हर एक का सेगमेंट फर्क करना पड़ेगा। लार्ज टैक्स पेयर का सेगमेंट फर्क ट्रीटमेंट होगा, एसएमईज का सेगमेंट फर्क ट्रीटमेंट होगा, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स का फर्क ट्रीटमेंट होगा, और जिन इंडिविजुअल्स का आपने जिक्र किया है इनका एक फर्क ट्रीटमेंट होगा। ये बात आपकी दुरुस्त है। वो पॉलिटिकल विल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेगी पाकिस्तान में कि आपने यू हैव टू गो आफ्टर दीज पीपल, बिकॉज ये तो अगर आप स्मगलिंग रोक सकते हैं, होर्डिंग रोक सकते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट रोक सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की स्टेट ने आज ये रिट दिखा दी है बड़ी क्लियरली कि वी आर, इफ वी वांट टू डू समथिंग। मैं ये मानता नहीं हूँ पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिविल इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप जब वो कोई काम करने आ जाते हैं, तो हमने पिछले 20 दिन में ये दिखा दिया है कि 35 रुपए जो ग्रे मार्केट थी उसको उड़ा के रख दिया है। स्मगलिंग पे एक काबू पाने की कोशिश हो रही है। आप होर्डिंग देखें, उस पर क्रैकडाउन कर दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट फुल कर दी गई है। सो जब हम करने आ जाते हैं, मैं ये हम कर लेंगे। अब आई थिंक एक एटमॉस्फेयर बन गया है कि हमने ये काम करना है। अब इट इज कि हम ये टीम पुट टुगेदर कर सकें कि वो ये काम कर सकें। मैं इतना पाकिस्तान का ये जो जिसमें मैं कहता हूं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी बनेगी, जिसका जितना टैक्स है वो उतना ही टैक्स देगा। फिर एक काम और करना है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो लानी है ना। तो जो डिस्टॉर्शन है इस वक्त टैक्स सिस्टम में कि हम मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, आने वाले वक्तों में मैं इसको घटाना चाहता हूं। क्यों घटाना चाहता हूं? इसलिए कि मैं मैन्युफैक्चरिंग को पनपने देना चाहता हूं। वो 12% है जीडीपी का, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं चाहता हूं कि ये आगे बढ़े। तो हमें अपने टैक्स का जो सिस्टम है उसको भी ठीक करना है। दूसरा, आपको इन लोगों के साथ बार्गेन करना पड़ेगा। यू सी, यू हैव टू बार्गेन विद देम कि ईदर वी स्टे इन दिस ट्रबल्ड एरा जिसमें हम हैं पिछले 5, 8, 10 साल से, या इसमें से निकलें और डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें। आई थिंक वक्त आ गया है कि वी नीड टू हैव अ बार्गेन विद दीज पीपल, एंड आई सीरियसली थिंक वी कैन।
ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते ये बात। आई थिंक दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो जिसमें हम एग्जिस्ट कर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और नुकता भी है, हमारे यहाँ टैक्स चोरों के खिलाफ जब क्रैकडाउन होता है या लोग पकड़े जाते हैं या उन पर जुर्माने होते हैं या FBI हरकत में आता है तो जाहिर है लोग जाते हैं फिर अदालतों के पास, वहाँ से स्टे ऑर्डर हो जाते हैं, मुकदमात कंक्लूड नहीं होते और वो सारे का सारा ऑपरेशन धरे का धरा रह जाता है। अदालतों को ऑन बोर्ड लिए बगैर या अदालतों की में इसमें एक अच्छी एक्टिव पार्टिसिपेशन हुए बगैर क्या आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं? बहुत ज़बरदस्त बात की असद आपने, इसलिए कि मैं कहता हूं कि जब भी आप इतना बड़ा रिफॉर्म, लास्ट टाइम हमने प्राइवेटाइजेशन डिस्कस किया था, आज हम FPR कर रहे हैं, आज हम टैक्सेशन और रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं, आपको एक मुल्क में एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा कि एवरीवन हैज़ टू बी ऑन बोर्ड। आपको मालूम है कि अगर आप स्टे ऑर्डर होता है तो 6 महीने के बाद गवर्नमेंट का स्टे ऑर्डर ऑटोमेटिकली विड्रॉ होना चाहिए। ये लॉ ऑफ द लैंड है, इसकी इंप्लीमेंटेशन में हमें जाना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा इंसेंटिव क्रिएट करना पड़ेगा इन्हीं FPR के ऑफिसर्स के लिए। अब ये सेकंड पार्ट है, सो दैट दे गो एंड परसू इन दी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट्स कि ये चीज़ ठीक है। एक तरफ जहां मैं कहता हूं टेन्योर इनको दें, दूसरी तरफ इनको इंसेंटिवाइज करें कि योर पे स्ट्रक्चर इज लिंक्ड टू द फैक्ट कि 0.5% टैक्स टू GDP इस साल बढ़ना है। सो आप उनकी पे स्ट्रक्चर को जब लिंक करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका कितना इंसेंटिव क्रिएट होता है। एक और बात आपके सामने रखूं, चूंकि ये बहुत इंटरनेशनल फोरम्स होती है, सो आई वांट टू से दिस। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हम मरात बहुत देते हैं एक उन तबकात को, पाकिस्तान में इनकम टैक्स की, कस्टम्स की और सेल्स ड्यूटी की। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बता सकता हूँ। सो इनकम टैक्स की तकरीबन 432 अरब रुपए हैं, जिसमें हमने इस वक्त, जिसको आप कहते हैं एक तरह से मरात के कंसेशंस दी हुई हैं। एक सेल्स टैक्स की कंसेशंस हैं जो 1300 अरब की हैं और कस्टम्स ड्यूटी की 521 की हैं। सो ये टोटल तकरीबन 2300 अरब की जो FY22 का डेटा अवेलेबल है, हमें इसको जाके भी देखना पड़ेगा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो टैक्स एक्सपेंडिचर है ये हम रिपोर्ट करते हैं, हमारे सर्वे में मौजूद है। सो इसको भी आहिस्ता आहिस्ता विद अ लाइट नोट इसको उड़ाना पड़ेगा हमें। GST की हार्मोनाइजेशन हमें करनी पड़ेगी। सो ये काम हो सकते हैं। 3 से 5 साल में पाकिस्तान को 12 से 13% टारगेट करना चाहिए FPR का टैक्स टू GDP। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत से मसाइल, अब इसमें मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन आपकी बातों से ये अंदाजा होता है कि FBR को किसी हद तक इंडिपेंडेंट भी करना पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनकी जो एक तरह से वो एक ब्लैकमेल होते हैं, उन तबकात के हाथों जो उनके वोट बैंक को भी मुतासर कर सकते हैं, उनके हाथों अगर FBR ब्लैकमेल होता रहेगा या इन्फ्लुएंस में रहेगा तो शायद फिर नताइज नहीं निकल सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका नजीब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।